हेलो बच्चों, आज हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने का तरीका। आज हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी परिभाषा कैसे आती है, इसके उपयोग क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। अगर विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाए, मतलब सबसे पहले उस तत्व को रखा जाए जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम हो, उसके बाद उस तत्व को रखा जाए जिसका मानक अपचयन विभव उससे अधिक हो, फिर उस तत्व को रखा जाए जिसका मानक अपचयन विभव उससे अधिक हो, और अंत में उस तत्व को रखा जाए जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक हो। इस प्रकार रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है क्रम से, वो क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। तो इसमें पहली हमारी धातु क्या है, इसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं। तो याद रखिए, धातुओं से ये चालू कर रहे हैं हम। तो धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले कौन आती है? लिथियम आती है, Li। इसका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है -3.04, बहुत सबसे कम। अब इससे ऊपर पोटेशियम है, पोटेशियम का है -2.92, है ना। फिर इसके बाद जो आपका है बेरियम, उसका मानक अपचयन विभव बेरियम का क्या है? -2.90। और उसके बाद फिर जो है स्ट्रेंशियम, उसका है -2.89। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखिए, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, इन सभी धातुओं को इनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। मतलब इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक ऋणात्मक मानक अपचयन विभव उसका है, और वो सबसे ज़्यादा सक्रिय भी है। याद रखिएगा, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी धातुएं ऊपर स्थित हैं वो अधिक सक्रिय हैं, उनके मानक अपचयन विभव भी अधिक ऋणात्मक हैं, और वो अधिक क्रियाशील भी हैं। जो जितनी ज़्यादा सक्रिय होगी, जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, वो उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारा क्या है? कैल्शियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है, स्टेनस है, ऐसे करके लेड है, ऐसे फिर हमारा हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन पे पहुंचेंगे तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव क्या है? 0 है। इतना याद रखना है, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 है। इसमें थोड़ा सा जो ये आप देख रहे हैं, इसमें हल्का सा गलत लिखा हुआ है, 0 न लिख के 0.34 लिखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 होगा, ये 0.34 नीचे आएगा, ये नीचे खिसकेगा, थोड़ा सा गलत लिख गया है यहाँ पे मुझसे। ठीक है, तो ये 0.12 आपका किसके सामने आएगा? ये 0.34 आपका किसके, ये जो 0.34 आप देख रहे हैं, ये 0.34 आपका कापर के सामने आएगा, और बस एक एक नीचे खिसकाते हुए आप चले आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई। इसमें धातुओं को इनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, और जो श्रेणी हमें मिली है क्या है? हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो हमारा क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हैं। लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1 लक्षण हमारा क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का जो ऋण चिन्ह है वो ये प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बनी जो गैल्वनी सेल होगी उसका या क्या होगा? ऋण ध्रुव होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो धातुएं हाइड्रोजन के से अपेक्षाकृत प्रबल अपचायक हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव क्या माना गया है? 0 माना गया है, और उससे अगर प्रबल अपचायक धातुएं हैं तो उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक धातुएं होंगी उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाएगा, और जो धातुएं दुर्बल अपचायक होंगी हाइड्रोजन से, उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा जाएगा। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव क्या होता है? 0 होता है। तो ये इसके क्या थे? लक्षण थे। अब इसके अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 अनुप्रयोग जो हमारा है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है? घटता है। मतलब जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप ऊपर से लिथियम से नीचे की ओर जाएंगे आप, वैसे वैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनकी सक्रियता क्या होगी? घटेगी। हमने आपको बताया था कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु ऊपर होती है वो अधिक सक्रिय है,
और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसकी सक्रियता भी घटेगी और धनवृत्ति लक्षण भी घटेगा। नंबर 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित जो तत्व होते हैं वो अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो भी तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में, मान लीजिए आपने 2 तत्व लिए, तो अगर ऊपर वाला तत्व है वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तीसरा हमारा देखिए क्या है अनुप्रयोग। जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वो अम्लों से विलयन से हाइड्रोजन क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर उनका मानक अपचयन विभव क्या है, ऋणात्मक है, तो मतलब कहने का ये है सीधा से, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वे सब अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेंगी, विस्थापित करेंगी, हाइड्रोजन से ऊपर वाली। और हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। जिन पदार्थों के रिडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होते हैं वे प्रबल आक्सीकारक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है वे प्रबल अपचायक होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आक्सीकारक कौन होगा और अपचायक कौन होगा। तो आक्सीकारक प्रबल कौन होगा, जिनके मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक हों, और जिनके मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होंगे वे प्रबल अपचायक होंगे। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पे हम आते हैं, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो जैसे जिंक पर तनु HCl की क्रिया से H2 मुक्त होती है, हाइड्रोजन, मतलब जब जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि Ag पर HCl डालने से ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब कारण वही है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक का स्थान है वो हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी और खुद जिंक उसकी जगह पर आ जाएगी। तो ये क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन Ag का स्थान, Ag जो हमारा है इसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, इसलिए अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है और ये क्रिया संभव नहीं होती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं कि जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, परंतु कॉपर ऐसा नहीं कर पाता है। फिर बात वही है कि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। मतलब Zn+2HCl की क्रिया जब कराएंगे तो ZnCl2 बन जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। लेकिन कॉपर 2HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है। तो इनमें सब में वही कारण है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। या ऐसे भी समझ लीजिए, जो धातुएं सक्रिय ज़्यादा हैं वे अपने से कम सक्रिय धातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या कर देंगी, विस्थापित। जैसे अगले एग्जाम्पल में लोहा कॉपर सल्फेट में जब डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद कॉपर के स्थान पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है, तो लोहा अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है, तो लोहा क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी। ऐसे ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा, जिंक कॉपर सल्फेट में जब डाला जाएगा तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि फिर कारण वही है कि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, वो अधिक ऋणात्मक धातु है, और कॉपर कम ऋणात्मक धातु है, उसकी अपेक्षा कम सक्रिय धातु है और उसका स्थान भी क्या है, नीचे है, इसलिए वो उसको विस्थापित कर देता है। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको मेरी बात पूरी अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, तब भी आपको जवाब दिया जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को कई बार देखें और समझें। धन्यवाद।